Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the class number 23 of Web 3.0 and Metaverse course. ओके क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिमाइंड कर लेते हैं क्या पढ़ा था। हम लोगों ने हुक्स पढ़े थे, यूज स्टेट के यूज स्टेट क्या होता है। बेसिकली हमारे पास एक स्पेशल टाइप वेरिएबल होता है रिएक्ट में, हम ऐसे ही वेरिएबल्स नहीं बना लेते। उसके ऊपर हमने एक काउंटर ऐप बना के देखी थी, सिंपल सी कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉप्स को देखा था, प्रॉप्स क्या होते हैं, रिएक्ट में क्या वर्क करते हैं, प्रॉप्स किस तरह डील करते हैं, काम किस तरीके से करते हैं, क्या काम होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्लास टू डू ऐप बनाई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो टू डू ऐप हमसे नहीं बन सकी। एंड में हम लोग इंशाल्लाह टू डू ऐप विद कंप्लीट बनाएंगे रिएक्ट पे। अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम क्या चीज़ होती है उसको देखेंगे बहुत डिटेल में। उसके अलावा आज हम लोग फ्रेमवर्क्स देखेंगे CSS के, मटीरियल यूआई, टेलविंड CSS, तो मतलब थोड़ा स्टाइलिंग का पार्ट देखेंगे और किस तरह हम लोग कस्टम CSS अप्लाई कर सकते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो इस चीज़ को भी देखते हैं। तो क्लास टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जल्दी से एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ रिएक्ट एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं npx create react app my क्लास। आप लोग भी तमाम स्टूडेंट्स अपने साथ साथ ये काम करते रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग मटीरियल यूआई और टेलविंड और कस्टम CSS भी देखेंगे किस तरह अप्लाई करते हैं एक एप्लीकेशन। अच्छा क्लास, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि यूज स्टेट जो हमारे पास रिएक्ट का हुक है उसमें या प्रॉप्स में अगर किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बता दें, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। तेरा देखें, दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चाकरा यूआई भी बेस्ट है और मटीरियल यूआई भी, लेकिन ज़्यादा प्रेफर लोग मटीरियल यूआई को करते हैं रिएक्ट के साथ, क्योंकि कोई इशू नहीं है अगर आप चाकरा यूआई भी यूज़ कर ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको मटीरियल यूआई आ गई तो चाकरा यूआई आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो इंस्टॉलेशन, जो कंपोनेंट्स जो हमें मटीरियल यूआई में देखने को मिलेंगे वो आपको चाकरा यूआई में भी मिलेंगे। चलिए मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़ा 2 मिनट्स वेट करते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्लास, जब तक हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है हम ज़रा मटीरियल यूआई को देख लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। CSS का जिस तरह हमारे पास बूटस्ट्रैप और दीगर चीज़ें थी, मटीरियल यूआई भी आपके पास एक ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क है। अच्छा, ज़्यादा डेवलपर्स इसी को ही प्रेफर करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। अब ऐसा क्यों है उसकी वजह बताता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने मटीरियल यूआई क्लास लिखा, अच्छा क्लास, मैंने गूगल पे यहाँ पे लिखा मटीरियल यूआई, उसके बाद मैं पहले लिंक पे जाता हूँ। अच्छा, एक बात तो ये है क्लास के मटीरियल यूआई को हम ज़्यादा फोकस इस वजह से करते हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि ये रिएक्ट का एक पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क है। पॉपुलर कैसे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, गूगल जो एक जाइंट कंपनी है वो भी अपनी एप्लीकेशन में मटीरियल यूआई यूज करते हैं। अगर इसके कार्ड्स हो गए, इसका इनपुट हो गया, जितनी भी इसकी चीज़ें हो गई जो गूगल में आपको दिखाई देती हैं, जैसे इनपुट बटन्स हो गए, कार्ड हो गए, स्लाइडर हो गए, वो सब चीज़ें गूगल मटीरियल यूआई से उठाता है, मटीरियल यूआई यूज़ करता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं,
npx create react app my app। अच्छा क्लास, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल पे लिखेंगे मटेरियल यूआई। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे गेट स्टार्टेड पे। अब सबसे पहले, अच्छा, ये जो हम लोग मटेरियल यूआई यूज कर रहे हैं ये रिएक्ट का अपना बनाया हुआ नहीं है। अब इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। अब ये क्या चीज होती है, मिसाल के तौर पे जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो रिएक्ट हमें एक पूरा एनवायरनमेंट देता है और उसके अलावा हमें एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई फ्रेमवर्क यूज करना चाह रहे हैं सीएसएस का, तो रिएक्ट एप्लीकेशन में हम उसको कहते हैं कि हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो सिंपल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपके पास बहुत सारी हो सकती है। फायरबेस हो सकती है जो कि रिएक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन हम रिएक्ट में फायरबेस को अगर यूज करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी है। वो फायरबेस भी हो सकती है, वो चाकरा यूआई भी हो सकती है, वो टेलविंड भी हो सकती है, वो मटेरियल यूआई भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, अब क्लास आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको मटेरियल यूआई फ्रेमवर्क अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ पर आएंगे इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन पे आके क्लास आपको ये चलानी है ये दो कमांड्स, npm install मटेरियल यूआई की स्टाइलिंग है और उसके कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग, सिर्फ ये दो कमांड्स चलानी है। उसके बाद जब आप कमांड्स चला लेंगे, उसके बाद अगर मैं इसके कंपोनेंट्स में जाऊं तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोनेंट सारे वही हैं जो आपने बूटस्ट्रैप में भी देखे। बटन है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन्स हैं। अच्छा, कुछ नाम का डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे बूटस्ट्रैप में अगर आपको नेव बार चाहिए होता था तो आप नेव बार यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर मटेरियल यूआई के अंदर आपको नेव बार नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप बार। ऐप बार के नाम से आपके पास यहाँ पे नेव बार होते हैं मल्टीपल। तो आपको जौन सा भी अच्छा लगे नेव बार, वो आप अपने साथ अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में इसको यूज कर। थोड़ा सा वेट करते हैं, बस ये एप्लीकेशन हमारी होने वाली है, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। इतने आप लोग तमाम स्टूडेंट्स जल्दी से ये दो कमांड्स एग्जीक्यूट कर लें। अच्छा क्लास, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा CSS के फ्रेमवर्क्स देखेंगे, उसके अलावा हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह एक और रिएक्ट का हुक देखेंगे, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या होता है, उसमें हम क्या काम करवाते हैं रिएक्ट ऐप से, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा हम लोग API इंटीग्रेशन भी देखेंगे कि API कॉलिंग किस तरीके से करवाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब देखेंगे। और उसके अलावा उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे रेडक्स पे, जो कि एक स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद फिर हम लोग उस चीज़ को देखेंगे बाकी। अच्छा क्लास, मैं यहाँ पे आया हूँ ऐप बार पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट ऐप बार मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिक सा सिंपल सा एक नेव बार है, यहाँ पे लॉगिन का एक बटन है, यहाँ पे एक न्यूज़ की हेडिंग है और यहाँ पे आपके पास एक स्लाइडर आपके पास एक नेव बार है। उसके अलावा आपके पास एक डिसेबल और इनेबल का टॉगल है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको प्रोफाइल माई अकाउंट मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे अपनी फोटो भी लगा सकते हैं जो यूज़र साइन इन या लॉगिन कर रहे हैं। उसके अलावा आप अगर कोई चीज़ सर्च करवानी हो तो आप वो भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको बेशुमार यहाँ पे नेव बार मिल जाएंगे। तो बस इसका वेट करते हैं, जल्दी से ये हो जाए हमारा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्लास, हमारा ये रिएक्ट एप्लीकेशन होने वाली है। अच्छा, उसके अलावा क्लास आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यार, जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे कार्ड्स भी आप लोगों को एक ब्यूटीफुल यूआई के साथ मिलेंगे। अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जैसे आप कमेंट सेक्शन में वगैरह देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में कार्ड्स जो होते हैं, देखें आपको बने बनाए कार्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। बस आपको करना क्लास ये है कि शो कोड पे करना है और आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस ये होने वाला है, तो हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है। अब हम करते ये हैं कि सीडी करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। अच्छा क्लास, और हम यहाँ पे अपना लाइव सर्वर भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके क्लास, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। हम जल्दी से आते हैं अपने मटेरियल UI की वेबसाइट पे और इसको गूगल क्रोम पे खोल देते हैं। ठीक क्लास, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हम जल्दी से यहाँ पे आते हैं, app.js पूरी यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे आकर सबसे पहले हम लोग, अच्छा क्लास, आज हम लोग थोड़ी शॉर्टकट की सीखेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब आपको यहाँ पे import react लिखना पड़ता था, उसके बाद फिर आप एक फंक्शन बनाते थे const ऐप के नाम से, ऐसे काम करना पड़ता था आपको, रिटर्न रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, और यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना पड़ता था। तो अब ये भी समझ लें आप, एक बॉयलर प्लेट है। अगर आपको ऐसी बॉयलर प्लेट चाहिए हो, आप यहाँ पर आएंगे एक्सटेंशन पे VS कोड की, यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे क्लास ES7 रिएक्ट के नाम से। यहाँ पर आप आएंगे, ये वाली एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे सिंपल अपने VS कोड में। जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा RAFCE, ठीक है। जब आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे ना क्लास, उसके बाद आप लिखेंगे कहीं पे भी, आप कंपोनेंट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आप लिखेंगे RFCE और एंटर कर देंगे। आपके पास उस चीज का नेम जो आपका कंपोनेंट है और पूरी एक बॉयलर प्लेट आपके पास आ जाएगी बनी बनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब हमें क्लास करना ये है कि हम लोग अभी सिंपल चला के देख लेते हैं कि हमारे पास वर्क कर रही है एप्लीकेशन या नहीं। मैंने यहाँ पे सिंपल एक हेडिंग बनाई हेलो वर्ल्ड के नाम से। आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, मतलब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा क्लास, अब हमें करना ही है कि मटेरियल UI जो कि हमारे पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, अभी अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी ये जो एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है, इसके साथ अभी मेरे प्रोजेक्ट में मटेरियल UI इंस्टॉल है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? आप लोग यहाँ पर आएंगे package.json में। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कुछ डिपेंडेंसीज होती है जिन्हें हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हम कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कोई भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे तो उसका रेफरेंस हम यहाँ पे भी देंगे लास्ट में। तो क्लास करते ये हैं कि अब हमें यूज करनी है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। पहले मैंने अपने सर्वर को बंद करा, उसके बाद आएंगे मटेरियल UI की वेबसाइट पे, इंस्टॉलेशन पे मैंने वाली कमांड कॉपी करी, यहाँ पे आके पेस्ट करके थोड़ा सा ये टाइम लेगी। अच्छा क्लास, मटेरियल UI आपको आइकन्स भी देता है, जिस तरह बूट स्ट्रैप और हम लोगों ने फॉन्ट ऑसम देखे थे आइकन्स के लिए, तो मटेरियल UI भी आपको आइकन्स प्रोवाइड। तो क्लास यहाँ पे हमारी कमांड्स चल गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा अपना CLS करेंगे, उसके बाद फिर अपना सर्वर ओपन कर लेंगे। अच्छा, अब मैं जाता हूँ क्लास अपने package.json में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं मटेरियल UI की, ठीक है क्लास। तो आपका यहाँ तक काम हो गया खत्म। उसके बाद आप क्लास क्या करेंगे, मैं आता हूँ मटेरियल UI के कंपोनेंट्स पे। अच्छा क्लास, अब मुझे चाहिए nav बार, लेकिन मटेरियल UI में हम उसको ऐप बार से डिनोट करते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से यहाँ पर SRC पे आता हूँ। अब SRC पर आया और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया, फोल्डर बनाया मैंने कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे एक फाइल बनाई header.js, ठीक है। और क्लास आपको जौन सा भी nav बार अच्छा लगे
आप सिंपल करेंगे ये। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप में क्लास होता ये था कि नेव बार और नीचे उसका कोड। अब यहाँ पे आपको कोड मिलेगा, यहाँ पर शो कोड पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऊपर वाले नेव बार का पूरा कोड नीचे मौजूद है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं क्लास, एक है JS का और एक है TS का। JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट और TS का मतलब है टाइपस्क्रिप्ट। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम लोग जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरा कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने header.js की फाइल में पूरा पेस्ट कर देंगे। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई। उसके बाद सिंपल मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ हेडर के नाम से। ठीक है, इसको सेव करते हैं। उसके बाद क्लास, अच्छा मैंने आपको अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है क्लास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर। अगर हम नॉर्मल अभी तक हम लोग जो कंपोनेंट बनाते आए हैं उसमें क्या होता था कि हम लोग फंक्शन बनाते थे अपने कंपोनेंट का, रिटर्न करवाते थे और रिटर्न के अंदर हम एक पेरेंट पास करते थे। उस पेरेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड्स होते थे। उसके बाद अगर हमें उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवाना होता था तो हम लोग नीचे करवाते थे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कंपोनेंट का नाम। लेकिन आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नीचे कराने के बजाय आप कंपोनेंट के साथ भी करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन और आपका ये हेडर। तो दो तरीके हम लोगों ने देख लिए। आप चाहें तो उसको यहां से हटा दें, आपके पास एक फंक्शन है हेडर का, उसके बाद जब आपका कंपोनेंट बन गया तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर। आप ये वाला काम भी कर सकते हैं और आप ऊपर वाला भी काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। क्लास इतनी बात सबको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्लास करेंगे ये कि इंपोर्ट करेंगे अपने हेडर को। अच्छा, बहुत सारे तरीके अगर आप यहाँ पे करें इंपोर्ट हेडर फ्रॉम और यहाँ पे पाथ दें तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इंपोर्ट करने का एक और तरीका ये है कि आप अपने कंपोनेंट का यहाँ पे नाम लिख दें। तो होगा क्या, खुद ब खुद आपको इंटेलिजेंस के थ्रू सजेशन दे देगा। हेडर कंपोनेंट है और आपका ये पाथ है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका इंपोर्ट खुद ब खुद हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ा सा लाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट आपने इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन इस कंपोनेंट को अभी तक हमने यूज नहीं करा। तो यूज कर लेते हैं। सिंपल मैं हेलो वर्ल्ड के टॉप पर अपना ये कंपोनेंट हेडर नाम का कॉल कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे अपना कंपोनेंट कॉल कर लिया। इसको सेव करके जब मैंने रिफ्रेश करा, कुछ एरर आया, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। अच्छा, सही सही, ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, यहाँ पे ना हमारे पास एक आइकन यूज हो रहा है, ये वाला आप लोग देख रहे हैं, न्यूज के लेफ्ट हैंड साइड पे आइकन यूज हो रहा है। हम लोगों ने जो कमांड्स चलाई हैं वो कमांड्स चलाई हैं हम लोगों ने कौन सी, एक है हमारी मटेरियल यूआई की कमांड और उसके कंपोनेंट्स की कमांड। अब हमारे पास जो यहाँ पे एरर आ रहा है आप लोग देख सकते हैं, मॉड्यूल नॉट फाउंड कांट रिजॉल्व एमयूआई आइकन। मतलब हमारे नेव बार में आइकन यूज हो रहा है और हमने आइकन इंस्टॉल नहीं करे। तो कोई इशू नहीं, इंस्टॉल कर लेते हैं। आप लोगों ने ये दो कमांड चलाई हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आपको एक आइकन की कमांड दिखेगी, ये रही npm install material UI icons। आप सिंपल इसे कॉपी कर लें और सर्वर 1 मिनट के लिए बंद कर लें। उसके बाद आप ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा क्लास, जब तक ये कमांड हो रही है, अच्छा जब जब हमारी कमांड हो जाएगी उसके बाद, अच्छा क्लास कंपोनेंट्स हम लोग इस वजह से बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मेरी एक एप्लीकेशन है और मेरी एप्लीकेशन में 5 to 6 पेजेस हैं। अब 5 to 6 पेजेस में मुझे अपना जो हेडर है और फुटर है, आप लोगों ने नॉर्मल वेबसाइट्स में भी देखा होगा कि हेडर फुटर हर पेज में सेम होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे मुझे हेडर 5 पेजेस में चाहिए तो आप उसका बनाएंगे कंपोनेंट। मतलब अगर आपको कोई एक चीज, कोई एक कंपोनेंट अगर मल्टीपल यूज करना हो, उसको मल्टीपल जगहों पे यूज करना हो, तो आप उसका कंपोनेंट बना लें। वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू आप कोड कॉपी करें पेस्ट करें हर फाइल पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद
हमारा बस ये इंस्टॉल होने वाला है। उसके बाद हम लोग आप लोग ऐप मटेरियल यूआई की वेबसाइट पर आएंगे। कंपोनेंट्स के अंदर आपको एक कंपोनेंट मिलेगा ऐप बार का, ठीक है। आपको जौन सा भी नैव बार समझ में आ रहा है, उस नैव बार की यूआई के नीचे उसका कोड दिया हुआ होगा। आप सिंपल क्या करेंगे, उस कोड को ओपन करेंगे और पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके एक कंपोनेंट की फाइल बना के रख के अपने पास सेव कर लेंगे। फिर जिस जिस भी पेज में आपको उसकी नीड होगी, आप सिंपल कॉपी पेस्ट इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। अच्छा क्लास, जब तक ये हो रहा है आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद अब मिसाल के तौर पे मुझे फुटर भी बहुत जगह यूज करना है, ठीक है। तो अभी मैं कस्टम फुटर बना लेता हूँ, फुटर डॉट जेएस। सॉरी, मैंने फोल्डर बना लिया, मुझे बनानी है फाइल। कंपोनेंट्स के अंदर आया, मैंने फाइल बनाई फुटर डॉट जेएस। यहाँ पर आके मैंने सिंपल करा RAFCE और करा एंटर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं उसी नाम वो कंपोनेंट बना जिस नाम की मेरी फाइल है, ठीक है। तो इसका ये फायदा है कि आपको बॉयलर प्लेट कंपोनेंट की बना लेनी पड़ेगी। अच्छा, सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास H1 बना लेता हूँ, फुटर सेक्शन, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अच्छा क्लास, एक और बात, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब एक्सपोर्ट करने के आपको दो तरीके बताए थे मैंने। एक तो सिंपल ये है कि कंपोनेंट बना लें, उसको नीचे से एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर। लेकिन आप ऊपर भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को एरो फंक्शन से पहले लिख दूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे देखें एरर आ रहा है मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्ट पे। तो अगर आप एरो फंक्शन से कंपोनेंट बनाएंगे ना, तो आपको ऊपर एक्सपोर्ट नहीं, नीचे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन से कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, तो आप ऊपर डिफॉल्ट उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करें, नीचे करें, बात सेम है। लेकिन आप एरो फंक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। एरो फंक्शन में आपको लाजमी नीचे उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवाना होगा, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट करवा लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, मैंने क्लास सिंपल लिखा फुटर, अपना जो कंपोनेंट था वो लिखा। उसने आपको सजेशन दिया, पाथ दे दिया। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास आपका फुटर आ गया। उसके बाद सिंपल मैंने हेलो वर्ल्ड के नीचे फुटर का कंपोनेंट कॉल कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास कमांड चल नहीं रही। यासीन अली, देखें होगा क्या कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास मेरी एक एप्लीकेशन है, उसमें 5 पेजेस की एक एप्लीकेशन है, उसमें मुझे अपना जो नेफ बार है वो सेम दिखाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि बार बार हर फाइल में इसको इंपोर्ट और कॉल करने के बजाय अगर मैं इसको index.js में रख दूं तो बिल्कुल चलेगा। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे मुझे अब कोई ऐसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे 3 पेजेस में अलग नेव बार दिखाना है और 2 पेजेस में अलग दिखाना है, तो वहां पे फिर थोड़ा मसला आ सकता है, ठीक है। तो बजाय index.js के आप हर फाइल में इंपोर्ट नेवबार और उसको कॉल करवा देंगे। अच्छा क्लास, यहाँ पे मेरे पास कमांड सॉल्व हो नहीं रही। आप लोग सिंपल करेंगे कि जैसे कि मैंने काम करा है ना, SRC के अंदर एक कंपोनेंट्स बनाया फोल्डर का, और उसके अंदर मैंने फाइल बनाई header.js। अब आपको जौन सा भी नेव बार अच्छा लग रहा है, आप सिंपल, जैसे कि आपको अगर ये नेव बार यूज करना है तो सिंपल इसके नीचे सा कोड दिया हुआ है, देख लीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट में हो, सिंपल कॉपी करें और जो आपने कंपोनेंट फाइल बनाई है उसके अंदर पेस्ट कर दें। और आप अपने नाम से अगर कंपोनेंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास कमांड चल नहीं रही, तो मैं यहाँ पे एक H1 बना लेता हूँ हेडर का, ठीक है। इसको मैंने करा सेव, यहाँ से इसको हटा देते हैं, चेक करते हैं। हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन में, इसको बंद कर देते हैं हम लोग और npm start की कमांड
एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक हेडर सेक्शन आ गया और एक फुटर सेक्शन आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर, एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, कार्ड्स। हम लोग कार्ड्स देख लेते हैं और इसी के ऊपर हम लोग जो हमने लास्ट क्लास में हुक्स पढ़े थे, यूज स्टेट और प्रॉप्स, उसमें भी हम लोग इस चीज को देख लेंगे। अच्छा क्लास सिंपल, मैं ये वाला कार्ड, मुझे अब ये वाला कार्ड अपने वेब पेज में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे 4 कार्ड्स चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मुझे ये वाला कार्ड अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो मैं नीचे आऊंगा, इसका कोड दिया हुआ है, सिंपल जावास्क्रिप्ट में है, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आके क्लास कंपोनेंट के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा card.js के नाम से, और जो आपने कोड वहां से मटेरियल की वेबसाइट से कॉपी करा है वो सिंपल आप यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। अच्छा उसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना हुआ है मीडिया कार्ड के नाम से, और वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। हम सिंपल इसी नाम से कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, और हमने इसको सेव कर लिया। अब मुझे क्लास app.js में वो कार्ड यूज करना है, तो सिंपल क्लास करूंगा ये कि मीडिया कार्ड मैंने लिखा, उसके बाद इसने मुझे यहाँ पे सजेशन दिया और यहाँ पे पाथ भी दिया। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया कंपोनेंट। अब सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको अभी फिलहाल के लिए मैं कमेंट करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा क्लास एक तरीका तो हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट को कॉल करवाने का, कौन सा, कि हम लोगों ने अगर हमें कंपोनेंट को कॉल करवाना है तो हम सेल्फ क्लोजिंग टैग में कंपोनेंट को कॉल करवाते हैं। अगर मैंने मीडिया कार्ड यहाँ पे यूज कर लिया तो हम जाते हैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में, हमारी एप्लीकेशन रीलोड होगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्लास मेरे पास यहाँ पे कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो सिंपल अभी तक तो हम लोगों ने एक तरीका देखा कंपोनेंट को कॉल करवाने का। अच्छा एक दूसरा तरीका भी है क्लास। अब आप लोग देख सकते हैं अगर रिएक्ट को हटा के अगर मैं आपसे पूछूं जावास्क्रिप्ट में, तो मीडिया कार्ड का एक फंक्शन बना हुआ है और उस फंक्शन के अंदर मेरे पास एक पेरेंट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्लास अब मैं नॉर्मली मीडिया कार्ड, अगर मैं जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ, मीडिया कार्ड का मैं फंक्शन बनाता हूँ और मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं कैसे करता हूँ, मीडिया कार्ड और राउंड ब्रैकेट्स ऐसे ही करता हूँ क्लास। तो सिंपल मैं यहाँ पर अगर इसको कमेंट करूँ, बल्कि कमेंट ना करूँ, अभी हमारे पास मीडिया कार्ड है। ठीक है, मैं नीचे आया, मैंने मीडिया कार्ड और राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। चेक करते हैं कि अब देखें मिसाल के तौर पे अगर मैं इस कंपोनेंट को 2 दफा कॉल करूंगा तो मेरे पास 2 दफा यहाँ पे कार्ड्स आएंगे। देखें ये 2 कार्ड्स आ गए मेरे पास। अब चेक करते हैं इसके थ्रू, जो हम लोग दूसरा तरीका देख रहे हैं, क्या मीडिया कार्ड के थ्रू मेरा कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो क्लास आप लोग देख रहे हैं पहला वाला जो कार्ड है वो हमारा कंपोनेंट है सेल्फ क्लोजिंग टैग में, जो हम लोगों ने तरीका देखा है कंपोनेंट को कॉल करवाने का। दूसरा तरीका ये है कि मैंने मीडिया कार्ड, और मतलब जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट में तो ये फंक्शन है लेकिन रिएक्ट में अब ये फंक्शन नहीं है, तो इसने मुझे टैग्स दे दिया। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं ये फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ कहाँ पर, मैं ये फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ HTML के अंदर। अब जाहिर सी बात है ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, तो मैं इस पूरी चीज को कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दूंगा। अब इसको मैं सेव करवाऊंगा तो आप अब देख सकते हैं मेरे पास दूसरा कार्ड भी आ गया। तो क्लास ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जी क्लास कंफर्म करेंगे, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, अच्छा तो देखें जरूरी नहीं है कि आप ये यूज करें या ये यूज करें, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू में कभी पूछ लिया जाता है कि कंपोनेंट्स को कितने तरीकों से हम लोग रेंडर करवा सकते हैं। तो 2 तरीके हमारे पास, एक तो सेल्फ क्लोजिंग टैग और दूसरा कंपोनेंट को कॉल करवा दें JSX के अंदर। ठीक है, अच्छा क्लास उसके बाद हम लोग अभी फिलहाल के लिए इस कंपोनेंट को 4 कार्ड्स, बल्कि अभी 3 कार्ड्स करते हैं। ठीक है, क्लास मैंने यहाँ पे 3 दफा अपने कंपोनेंट को कॉल करा, इसका मतलब कि मेरे पास 3 कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक कार्ड हमारे पास यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अच्छा क्लास अभी देखा जाए, अब मुझे ये 3 कार्ड्स यहाँ पे चाहिए एक लाइन में साथ, तो अब मुझे अपनी कस्टम CSS अप्लाई करनी पड़ेगी लाजमी। तो उसके लिए क्लास हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कार्ड्स कंपोनेंट के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक डिव बना देंगे। ठीक है,
और इस div के अंदर क्लास मेरा पूरा होगा कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और क्लास अब हम देखेंगे आज थोड़ी कस्टम CSS किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड हमारे पास मटेरियल UI का कार्ड है, उसके ऊपर हमने div बनाया और मैंने इसको यहाँ पे क्लास दे दी। अब क्लास मुझे कस्टम CSS अप्लाई करनी है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनलाइन भी CSS यूज कर सकता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट से, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा और क्लास नेम पे मैंने दिया कंटेनर के नाम से। ठीक है क्लास। अच्छा, उसके बाद app.css में आके अब मुझे यहाँ पे क्लास अपनी CSS की फाइल कनेक्ट करनी है। ठीक है, कैसे करें? यहाँ पे आप करेंगे import./app.css। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं app.css में। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग है उसको हमने हटा दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, इसको इंपोर्ट हम app.js पे भी कर लेते हैं और कार्ट पे भी कर लेते हैं। ठीक है, app.css में आए क्लास, और जो मैंने क्लास दी थी div को, वो मैंने इसको यहाँ से टारगेट कर लिया। अब सिंपल क्लास में एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा जिसके थ्रू मेरे पास ये तमाम चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। अच्छा क्लास, यहाँ पर आके आपको सिर्फ देना है, जो पेरेंट डिव है उसको देना है क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स, तो तमाम कार्ड्स मेरे पास एक लाइन पे आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये अभी भी लाइन पे नहीं आए, तो क्लास इसकी वजह मुझे कौन बताएगा? क्या वजह है कि ये तीनों कार्ड्स मेरे पास एक लाइन पे नहीं है? किसे बताएंगे? किसी को आइडिया? नहीं, इंपोर्ट तो मैंने करा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें, app.css में .container display flex प्रॉपर्टी दे दी, उसको मैंने app.css में भी इंपोर्ट कर लिया और कार्ड पे भी। तो अब इसको वर्क तो करना चाहिए, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। नहीं क्लास, यहाँ पे मसला दरअसल ये है कि अगर मैं यहाँ पर आऊं, मेरी जो स्टाइलिंग है ना क्लास, जो यहाँ पे app.css में .container display flex दिया है, ये मेरी CSS ना स्टाइलिंग ओवरराइड हो रही है। ओवरराइड कैसे हो रही है? अगर मैं index.js पे आऊं, तो यहाँ पे एक आपको CSS की फाइल मिलेगी index.css, इस क्योंकि मेन अच्छा, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं, क्लास हमारे पास नहीं आ रहे। जी क्लास, कौन बताएगा? जी क्लास, कौन बताएगा? अच्छा क्लास, मुझे index.css में आके इसकी स्टाइलिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। अब चेक करके देखते हैं, अभी भी हमारे पास ये वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, हम अपने कार्ड्स पे आते हैं, .container। अच्छा क्लास, जो कंटेनर नाम की जो हमने क्लास बनाई है ना, ये जो क्लास है, ये हमारे पास शायद मटेरियल यूआई में एक रिजर्व क्लास होगी बनी हुई। तो हम क्या कर देते हैं, इसको मेन के नाम से क्लास दे देते हैं। ठीक है, और अब चेक करके देखते हैं कि हमारे पास वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे हमारे पास जो 3 कार्ड्स थे वो एक लाइन में आ चुके हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्लास मुझे करना ये है, इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं हम लोग। मार्जिन मैंने दे दी 20 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, अब क्लास मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट में भी देखा होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, OLX पे चलते हैं। अच्छा क्लास, OLX भी आपके पास एक रिएक्ट एप्लीकेशन है। ये जो OLX की वेबसाइट है, ये रिएक्ट पे बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिखेंगे। ये कार्ड सेक्शन आपको दिखाई दे रहे क्लास? आप लोग अगर नोटिस करें, तमाम कार्ड्स हमारे पास सेम है। अगर उनका स्ट्रक्चर देखें आप लोग, तमाम कार्ड्स हमारे पास सेम है, बस फर्क है तो सिर्फ इमेज का और टेक्स्ट का। बाकी जो हमारे पास ये वाले आइकन्स हैं, ये जो हार्ट के जो आइकन्स हैं,
ये जो UI है हमारे पास ये बिल्कुल सेम है। तो इन लोगों ने क्या करा होगा क्लास, एक कंपोनेंट बनाया होगा कार्ड्स का और उनको मल्टीपल जगहों पे उसने यूज करा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, मैंने यहाँ पे app.js में आके 3 कार्ड्स यूज कर लिए। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो टाइटल है वो तीनों कार्ड्स का सेम है और तीनों कार्ड्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सेम है और बटन्स तो मेरे पास ऑलरेडी सेम है। तो क्लास में चाहता ये हूँ कि अलग मेरे पास इमेज आए, टाइटल भी मेरे पास डिफरेंट हो, कंटेंट भी मेरे पास डिफरेंट हो। तो जल्दी से हम इस चीज को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इमेजेस सर्च कर लेता हूँ। अच्छा क्लास, हम लोगों ने अभी तक मटेरियल यूआई सिर्फ यूज करी है, उसका एक कंपोनेंट यूज करा है हम लोगों ने कार्ड। ठीक है, अब हमें हमारा टारगेट ये है कि डिफरेंट कार्ड्स में हमें डिफरेंट इमेजेस टाइटल और कंटेंट दिखाना है। तो अब हम ये काम करेंगे प्रॉप्स के थ्रू। लास्ट क्लास में आपको बताया था प्रॉप्स हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं रिएक्ट में, कि अगर मैंने एक कंपोनेंट बना लिया और इसको मल्टीपल जगहों पे यूज करा। मैंने आपको बटन की एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास एक वेब पेज में 10 to 15 बटन्स होते हैं तो मैं जाहिर सी बात है उस बटन का कंपोनेंट बनाऊंगा, और जब कंपोनेंट मैंने बनाया तो उसके अंदर जो मेरे पास जो टेक्स्ट था बटन का वो सेम था और मुझे डिफरेंट जगहों पर वो बटन यूज करना था। तो सिंपल मैंने उस बटन के अंदर एक प्रॉप्स नाम का एट्रीब्यूट पास करा और पेरेंट में आके उस प्रॉप्स को मैंने यूज करा तो हमारे पास वो काम एग्जीक्यूट हो गया। तो उसके बाद हम लोग जल्दी से इस चीज को देख लेते हैं, तो आप लोगों का प्रॉप्स भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो क्लास में एक ये लैपटॉप की इमेज को मैं सिंपल दूसरी ले लेते हैं। इस लैपटॉप की इमेज को मैंने क्लास करा कॉपी इमेज एड्रेस और आते हैं कार्ड सेक्शन में। अच्छा क्लास, यहाँ पर मैं इमेज का यूआरएल दे देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कार्ड मीडिया जो हमारे पास जो कार्ड है उसकी इमेज का एट्रीब्यूट हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लास में वो पाथ दे देता हूँ। अच्छा बहुत बड़ा पाथ हो गया, दोबारा चेक कर लेते हैं। इसको सिंपल क्लास कॉपी पाथ करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे लाके इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्लास इमेज के अंदर वो पाथ दे दिया इमेज का। अब मैं अगर अपनी एप्लीकेशन पे आऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास तीनों कार्ड्स के अंदर सेम इमेज आ रही है जो कि मैंने लैपटॉप की इमेज का पाथ कॉपी करा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंट कार्ड्स पे डिफरेंट इमेजेस आए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ प्रॉप्स की मदद से। ठीक है, कैसे करूंगा उसको भी देख लेते हैं। अच्छा क्लास, जो मैंने कंपोनेंट कॉल करा है वो app.js के अंदर करा है। अब सिंपल क्लास मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास कर दूंगा और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम पास करा इमेज src और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू पास कर देता हूँ। मतलब मैंने एक कार्ड का कंपोनेंट कॉल करा और उसके अंदर एक इमेज src का एट्रीब्यूट बनाया, उसके अंदर वैल्यू पास कर दी। अब सेम यही काम मैं पेस्ट करूंगा एट्रीब्यूट नेम के साथ और उसकी वैल्यू के साथ। अब जाहिर सी बात है मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, मुझे डिफरेंट इमेजेस दिखाने, डिफरेंट कंटेंट दिखाने अपने कार्ड्स पे। मैं यहाँ पर आता हूँ क्लास, दूसरी इमेज ले लेते हैं यहाँ पे लैपटॉप की। मैं वाली इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सिंपल मैं थर्ड कार्ड पे आता हूँ और उसके लिए मैं डिफरेंट इमेज यूज कर लेता हूँ, ये वाली इमेज यूज कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल इसका एड्रेस हम करेंगे क्लास यहाँ से कॉपी और अपने कोड में आके कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? जी क्लास, और सिंपल एक इमेज src का एट्रीब्यूट पास करा और यहाँ पे डिफरेंट मैंने यूआरएल इमेजेस दे दी। उसके बाद क्लास अब मुझे करना ये है, ठीक है क्लास, हम आगे चलते हैं। उसके बाद अच्छा क्लास, ये वाली बात सबको समझ में आई जो मैंने अभी बताई है? क्योंकि मुझे हर कार्ड के ऊपर अलग इमेज दिखानी थी, इसी वजह से मैंने डिफरेंट कार्ड्स में डिफरेंट इमेजेस के लिए एक हर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्लास
डिफरेंट कार्ड्स में मैंने डिफरेंट इमेजेस लगा दी, ठीक है। अब देखा जाए तो मैंने चाइल्ड के थ्रू डेटा पास करा है, ठीक है। अब मैंने हर कंपोनेंट के अंदर एक इमेज एसआरसी का एट्रीब्यूट पास करा है। अब मुझे वो एट्रीब्यूट मतलब वो वैल्यू चाहिए, तो वो मैं पैरामीटर में रिसीव करूंगा प्रॉप्स के नाम से। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्रॉप्स जरूरी नहीं है, आप अपने नाम से भी उस चीज को गेट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करूं क्लास प्रॉप्स को सेव करके आप लोगों को दिखाऊं, मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट पे और सिंपल यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखाता हूँ। देखें तो आपके यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, जो मैंने प्रॉप्स वहां से पास करा है ना क्लास, तो उसके ऑब्जेक्ट्स मेरे पास रिटर्न हो रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक इमेज एसआरसी की है और उसकी वैल्यू मेरा इमेज का लिंक। सिंपल क्लास करूंगा ये कि मुझे अब ये इमेजेस के यूआरएल यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगा, इमेज की जगह पे मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे करूंगा प्रॉप्स डॉट इमेज एसआरसी। जो एट्रीब्यूट क्लास मैंने यहाँ पे पास करा था ना, वही मैंने, क्योंकि प्रॉप्स में मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा था, उसके अंदर मैंने की निकाली डॉट इमेज एसआरसी। सेव करूंगा, यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट कार्ड्स पे मेरे पास डिफरेंट इमेजेस आ चुकी हैं। देखें थोड़ा सा डिफरेंस है कलर में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई। तो आप मल्टीपल कार्ड्स यूज कर सकते हैं, और अब अगर आपको कंटेंट डिफरेंट दिखाना हो तो आप लोग प्रॉप्स की मदद से ये काम बआसानी कर सकते हैं। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई। अच्छा क्लास जल्दी से मैं बताता चलूँ मैंने क्या करा है। मैंने सिंपल मटेरियल यूआई पे आके कार्ड सर्च करा, जौन सा कार्ड मुझे पसंद जौन सा कार्ड आपको यूज करना है, सिंपल उसके नीचे शो कोड पे आप क्लिक करेंगे, पूरा कोड कॉपी कर लेंगे और एक कंपोनेंट बना के फाइल के अंदर सेव कर लेंगे उस कोड को। उसके बाद app.js में आके उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लास तीन दफा कंपोनेंट को कॉल करा, इसका मतलब कि मेरे पास 3 दफा यहाँ पे कार्ड शो हो गए। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा था क्लास के सेम कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन सेम कंटेंट भी आ रहा है, इमेजेस सेम है, कंटेंट सेम है, डिस्क्रिप्शन टाइटल सब सेम है। मैंने आपको एग्जांपल दी क्लास OLX की, कि आप लोग देख सकते हैं कि कार्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस फर्क है तो सिर्फ किस चीज का, इमेजेस का, टेक्स्ट का। तो अगर मुझे ये चीज करनी है रिएक्ट के अंदर, तो मैं थ्रू प्रॉप्स ये काम बआसानी कर सकता हूँ। तो सिंपल क्लास मैंने करा ही कि जितनी दफा मैंने कंपोनेंट कॉल करे ना, उन कंपोनेंट के अंदर मैंने सेम एट्रीब्यूट नेम पास करा इमेज एसआरसी का, और उसको वैल्यूज मैंने डिफरेंट पास कर दी, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स के अंदर अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैं कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ इमेज एसआरसी का। तो कार्ड सेक्शन पे आऊंगा और पैरामीटर में वो चीज रिसीव करूंगा, और जहां पे मुझे यूज करना होगा मैं प्रॉप्स डॉट और वो एट्रीब्यूट नेम पास कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे पास करा है। और मैंने पास करके ये रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे शो करा दिया है। अब जो मेरा कार्ड का टाइटल है वो भी सेम है, मुझे कार्ड का टाइटल भी डिफरेंट करना है। तो मैं यहाँ पे कार्ड कॉलिंग पे जो मैंने कार्ड कंपोनेंट कॉल करा है, यहाँ पे मैं दूसरा एट्रीब्यूट पास कर दूंगा, किस नाम से, टाइटल के नाम से। और फिर मैं वही बात कहूंगा आप लोगों से कि टाइटल एट्रीब्यूट नेम जरूरी नहीं है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, क्योंकि ये टाइटल था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करा टाइटल का। अच्छा इसको मैं कह देता हूँ लैपटॉप, टाइटल देने के लिए लैपटॉप HP Core i7, ठीक है। एक टाइटल मैंने इसको ये पास कर दिया, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करा, यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक है। इसको कर देते हैं Core i5 डेल और लैपटॉप लीनोवो, ठीक है, Core i3। तो क्लास मैंने दूसरा एट्रीब्यूट पास करा कार्ड कंपोनेंट में टाइटल के नाम से, ठीक है। तो लाजमी मुझे प्रॉप्स के अंदर ऑब्जेक्ट में अब 2 की मिलेंगी, एक होगा इमेज एसआरसी और दूसरा होगा टाइटल। अब जहां पे मुझे यूज करना है तो प्रॉप्स डॉट टाइटल करूंगा तो मेरे पास टाइटल चेंज हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के नीचे मेरे पास टाइटल आ रहा है, तो इमेज का कंपोनेंट ये वाला खत्म हो गया हमारे पास, और ये रहा हमारा टाइटल का। टाइटल पे लिजर्ड आ रहा है, अगर मैं
अपना नाम लिख दूं फराज, तो तमाम कार्ड्स पे फराज 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 मिलेगा। तो अब मुझे मतलब ये चीज हटाकर क्या करना है, टाइटल का नाम लिखना है जो मैंने वहां पे पास करा है। तो सिंपल मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, प्रॉप्स डॉट टाइटल पास कर दूंगा। तो ऐसा करने से मेरे कार्ड्स का जो टाइटल है, देखें जो मैंने पास करा था वहां पे वो चेंज हो गया। तो क्लास इस तरह काम किया जाता है रिएक्ट एप्लीकेशन में। जब आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, डिफरेंट कार्ड्स जब आपको बनाने पड़ते हैं, सेम कार्ड होते हैं लेकिन कंटेंट डिफरेंट होता है, तो आप थ्रू प्रॉप्स ये काम बआसानी कर सकते हैं। स्टेट पे इसको मैं कर देता हूं कमेंट। अच्छा क्लास, स्टेट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्टेट हमारे पास अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है, अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूं, मैंने बोला वार यूजर नेम इक्वल टू फराज, ठीक है, मैंने एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दी थी फराज। अब नीचे एक h1 बनाता हूं मैं, और यहाँ पे क्लास मैंने लिख दिया हेलो फराज, ठीक है, सेव करता हूं। यहां पर आके मैंने देखा तो मुझे हेलो फराज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैंने फराज लिखा हुआ है ऊपर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल में, अगर मैं वेरिएबल यूजर नेम को फराज की जगह पे कॉल करता हूँ तो जाहिर सी बात है यूजर नेम में क्या सेव है फराज, तो हेलो फराज आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे हेलो यूजर नेम आ रहा है। तो उसकी वजह यह है क्लास, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है और हम लोग HTML में यूजर नेम को यूज कर रहे हैं, तो यूजर नेम को HTML एज अ टेक्स्ट समझ रहा है। जब मैं यूजर नेम को कर्ली ब्रैकेट्स में लगा दूंगा तो उसका मतलब ये कि अब ये एज अ वेरिएबल हमारे पास यूजर नेम शो होगा। तो क्लास मेरे पास वही रिजल्ट आ गया हेलो फराज का, ठीक है। अब क्लास मसला ये कि यहाँ पे हम अपडेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम जावास्क्रिप्ट में जाएं, मैंने यूआई पे लिख दिया हेलो फराज और एक बटन बनाया और मैंने उसमें लिख दिया अपडेट। अब जैसे ही मैं क्लिक करूं तो फराज से हो जाए मेरा हमजा, तो ये काम मैं रिएक्ट में नहीं कर सकता, लेकिन ये काम पॉसिबल है थ्रू हुक्स जो हम लोग स्टेट बनाते हैं। अगर मैं यहां पर भी आऊं, यहां पर आके अच्छा अब मैं बनाता हूं एक स्टेट कॉन्स्ट एरे ब्रैकेट्स यूज स्टेट। यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट करा कहां से क्लास, रिएक्ट से। अच्छा क्लास, यहां पे मैंने यूज स्टेट मेथड को कॉल करा, क्लास मैंने यहां पे दिया फराज, ठीक है। अच्छा, एरे के अंदर मेरे पास दो चीजें आती हैं, एक है मेरा वेरिएबल और दूसरा है फंक्शन। क्लास लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूजर नेम आपके पास एक वेरिएबल है। अब जो मैंने यूज स्टेट के अंदर पैरेंथेसिस में जो वैल्यू पास करी है ये इनिशियल वैल्यू है, तो ये असाइन होगी वैल्यू इस यूजर नेम को। अगर मैं यहाँ पे h1 को कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पे आके मैंने क्लास h1 को यूज करा, यहाँ पे मैंने करा हेलो यूजर नेम। अब चूंकि ये एज अ टेक्स्ट हमारे पास एंटरटेन होगा तो इस यूजर नेम को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में कर दिया, तो यहाँ पे मुझे हेलो फराज ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको अपडेट कर दूं, ठीक है। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे क्लास में बनाऊंगा एक बटन, क्योंकि मुझे बटन के क्लिक के ऊपर फराज से नाम चेंज करके किसी और का नाम लेके आना है। तो मैंने एक बटन बनाया क्लास अपडेट के नाम से। तो क्लास मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया अपडेट का, इस बटन पे मैंने एक ऑन क्लिक का इवेंट लगाया और मैंने एक फंक्शन पास कर दिया चेंज के नाम से, ठीक है। चेंज नेम के नाम से मैंने फंक्शन पास कर दिया। अब सिंपल इस फंक्शन को मैं कॉपी करूंगा और ऊपर जावास्क्रिप्ट में एक एरो फंक्शन के थ्रू इस फंक्शन को मैं बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा क्लास, मुझे क्लास करना ये है कि बटन के क्लिक के ऊपर फराज नाम अपडेट हो जाए किसी और के नाम से, ठीक है। तो सेकंड वेरिएबल में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सेट यूजर नेम। यूज स्टेट में अगर आपको रिएक्ट में वेरिएबल बनाना है तो आप यूज स्टेट यूज करेंगे। यूज स्टेट में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक वेरिएबल होता है और दूसरा फंक्शन होता है।
अगर आप यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू पास करेंगे तो वो यूजर नेम को भी सेव हो जाएगी, लेकिन अब यूजर नेम में है फराज सेव और मुझे उस वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं थ्रू फंक्शन इस वेरिएबल को अपडेट करूंगा। तो मैंने सेट नेम फंक्शन के अंदर कॉल करा और यहाँ पे वैल्यू दे दी हमजा के नाम से। इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं। मैंने अपडेट पे क्लिक करा तो आप लोग देख सकते हैं फराज से मेरे पास हो गया हमजा। तो क्लास ये सिंपल वाली बात समझ में आई सबको? यूज टू होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा क्लास, अब हम चलते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट राउटर डॉम। क्या चीज होती है रिएक्ट राउटर डॉम, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। क्लास मैंने गूगल पे सर्च करा दराज, ठीक है। मैं दराज की वेबसाइट पे आ गया। एक टैब पे मेरे पास OLX की वेबसाइट है जो कि एक रिएक्ट पे बनी हुई है, और एक है दराज की एप्लीकेशन जो कि सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे बनी है। अब क्लास में नीचे आ रहा हूँ थोड़ा सा। रिएक्ट राउटर डॉम हमारे पास होता क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने HTML में देखा हो, एक पेज से अगर मैं दूसरे पेज में जाना है तो मैं थ्रू एंकर टैग जा सकता हूँ। मतलब लिंक बनाया, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये लिंक्स आप इस चीज से वाकिफ होंगे। क्लास दराज की वेबसाइट में मैं आया, मैंने इस कार्ड के ऊपर करा क्लिक। आप देख रहे हैं ये पेज रिलोड हो रहा है, ये देख रहे हैं क्लास, ये पेज रिलोड हो रहा है। मतलब पहले ये था होम पेज पे, ठीक है। जैसे ही मैंने कार्ड के ऊपर करा क्लिक तो ये एक पेज से दूसरे पेज में चले गया, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, अगर मैं OLX पर आऊं और अगर मैं इस कार्ड के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा। तो क्लास यही होता है हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम क्या होता है? एक पेज से दूसरे पेज में जाने में हमारी मदद करता है रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो विदाउट पेज रिलोड आप ये काम बासानी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहीं और जाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इस कार्ड पे गया तो मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा। मेरा जो पाथ है वो चेंज हो रहा है। पहले मैं होम पाथ पे था, फिर मैं आइटम्स पे गया, फिर मैं उसके कार्ट पे गया, तो मेरा पाथ चेंज हो रहा है लेकिन मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगर मैं सिंपल किसी और कार्ट पे जाता हूँ या बैक करता हूँ तो मेरा पेज रिलोड हो रहा है। तो क्लास ये होता है सिंपल हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम कि हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो वो हम जा सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से विदाउट पेज रिफ्रेश, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड पे जाता हूँ तो देखें मेरा URL सब कुछ चेंज हो रहा है लेकिन मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्लास अब आपको करना ये है कि सिंपल अब रिएक्ट राउटर डॉम भी आपके पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपके पास, तो आपको रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना है। तो सिंपल आप अपने सर्वर को बंद करेंगे, Ctrl+CLS करेंगे और क्लास यहाँ पे कमांड लिखेंगे npm install react router dom। क्लास दोबारा देख लें, आपको कमांड चलानी है npm install react router dom और एंटर कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका और आपके ये रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी जो डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर। अच्छा क्लास, अच्छा आप लोग देख रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जब यूज कर रहा हूँ तो मैं सर्वर को बंद कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर मैं सर्वर को चलाऊं और कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करूं ड्यूरिंग रनिंग सर्वर, तो हो सकता है वो चीज मेरे पास सही तरह काम ना करे, 100% वर्क ना करे। तो तभी मैं सर्वर बंद करके डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता हूँ। तो आप लोग भी यही काम करेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी आप लाइब्रेरी यूज करें, चाहे फायरबेस यूज करें, रिएक्ट राउटर डॉम यूज करें या कोई भी CSS फ्रेमवर्क यूज करें, सर्वर को पहले बंद करें उसके बाद डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करें, ताकि हमारे पास जो ये लाइब्रेरी जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सही तरीके से वर्क करे। क्योंकि कभी कभार एरर्स हमारे पास आते हैं, हमारा कोड बिल्कुल सही होता है लेकिन वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाती क्योंकि हम उसको लाइव सर्वर पर उस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हैं।
तो ये आपको URL या कमांड सही नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे react router DOM। ठीक है, अगर आप सर्च करें गूगल पे तो आपको उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा कि रिएक्ट राउटर डॉम को किस तरह हम यूज़ करते हैं, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। यहाँ पे आपको कमांड भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो यह क्लास हमारे पास डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। जल्दी से हम लोग अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। अब क्लास मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ों को कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी चीज़ अभी नहीं है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन अभी रिलोड हो रही है। ठीक है, अच्छा क्लास रिएक्ट राउटर डॉम पता चलिए आपको क्या होते हैं। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे पाथ भी सेट कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम में। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 मतलब अपने होम पेज पे खड़ा हूँ। अगर मुझे लिंक के क्लिक पर मुझे दूसरे पेज पे जाना है तो वो भी मैं जा सकता हूँ, वो हम पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर आया और यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई router.js के नाम से। ठीक है, एंटर। उसके बाद सिंपल आप RFCE करेंगे, एंटर करेंगे। अच्छा क्लास, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रिएक्ट राउटर डॉम को उसके कोड को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे मैं क्लास यूज कर रहा हूँ ब्राउजर राउटर। ठीक है, ब्राउजर राउटर देखें आपको सजेशन में दे रहा है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर राउटर आप इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, उसके बाद ब्राउजर राउटर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको एज अ एलिमेंट यूज कर लेंगे। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल अगर डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको जाके दिखाऊं तो ये देखें आपको रिएक्ट राउटर डॉम से क्या क्या चीजें इंपोर्ट करनी है आपको करना है। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा एडवांस हो चुका है, वर्जन चेंज हो चुका है, इस वजह से हमारे पास क्रिएट ब्राउजर राउटर आ रहा है। अच्छा क्लास, हम लोग तीन चीजें इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। एक होगा आपका ब्राउजर राउटर, दूसरा होगा आपके राउट्स होंगे। ठीक है, और तीसरा होगा आपका राउट। तो क्लास ये तीन चीजें आप लोग देख सकते हैं, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएंगी। अच्छा, क्या कर रहे हैं सर अब अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिटेल में इसको बताऊंगा। अभी आप लोग देखें कि हो क्या रहा है। आप लोग सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर आएंगे, एक कंपोनेंट की फाइल बनाएंगे router.js के नाम से। उसके बाद आपको रिएक्ट राउटर डॉम, चूंकि हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो हमने उसको इंस्टॉल कर लिया। अब आप उसमें से तीन चीजें निकालेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से, ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट। ब्राउजर राउटर को हमने उसका एलिमेंट बना लिया। उसके बाद हम इसके अंदर यूज करेंगे राउट्स यूज करेंगे। ठीक है, राउट्स यूज करेंगे, उसके बाद इसके अंदर आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे तीन लेयर्स बनेंगी। एक पहली लेयर है आपके पास ब्राउजर राउटर की, उसका एलिमेंट बनेगा, उसके अंदर आप राउट्स का एलिमेंट बनाएंगे और राउट्स एलिमेंट के अंदर आप बनाएंगे राउट का सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो क्लास यही होता है बस आपका सिंटैक्स राउटर का। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई। तो जब भी आपको पाथ बनाना हो, एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो, तो आप रिएक्ट राउटर डॉम का ही सिंटैक्स फॉलो करेंगे और इसी के थ्रू। अच्छा, उसके बाद अब क्लास राउट के अंदर आप सारा काम करेंगे। ठीक है, अब राउट के अंदर क्लास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पास, एक होता है आपके पास पाथ और दूसरा होता है आपके पास क्लास क्या, एलिमेंट। ठीक है, क्या चीज होती है दोनों, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा क्लास, मैं यहाँ पे चाहता हूँ जैसे कि हम लोग नैव बार में भी देखें तो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और भी बहुत सारे हमारे पास नैव बार में लिंक्स होते हैं। होम पे क्लिक करते हैं, होम पे चले जाते हैं। अबाउट के लिंक पे क्लिक करते हैं, अबाउट के पेज पे चले जाते हैं।
तो क्लास मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं 3 राउट्स बनाऊं जिनके क्लिक पर मैं उनके पेज पर आउट हो जाऊं। अब मिसाल के तौर पे राउट के अंदर मैंने पाथ और एलिमेंट दोनों मैंने लिखे और उसको पेस्ट कर दिया 3 दफा। ठीक है, पहला पेज क्लास मुझे बनाना है होम का। आप चाहे तो स्लैश लिख दें या पे चाहे तो स्लैश होम लिख दें। ये वो पाथ लिखते हैं हम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप देखें दराज.pk आपका होम पेज है, स्लैश के बाद ये जो चीज आ रही है ये आपका पाथ है। तो हम लोग पाथ सेट करवाते हैं बेसिकली अपने जो URL जहाँ पे हम लिखते हैं न्यू टैब में। तो क्लास मैंने एक बना लिया अपना होम पेज का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्लास अब दूसरे पाथ पे हम लोग आते हैं। दूसरे पाथ में हम लोग लिखते हैं अबाउट और तीसरा लिखते हैं क्लास हम लोग क्या स्लैश करके कॉन्टैक्ट का। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई। मैंने यहाँ पे 3 पाथ बनाए। अब देखा जाए तो मेरा पाथ कौन सा है, लोकल होस्ट 3000। अब लोकल होस्ट 3000 में स्लैश करके लिखूं या बगैर स्लैश करके लिखूं, बात एक ही है। मेरे होम पेज पे ही वो पेज राउट होगा। मतलब मेरे लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो वो होम पेज पर ही मेरे पास तमाम चीजें आएंगी। तो मैंने 3 पाथ बना लिए। लोकल होस्ट स्लैश करूंगा तो होम पेज ओपन हो जाएगा। लोकल होस्ट स्लैश अबाउट करूंगा तो अबाउट का पेज ओपन होगा। लोकल होस्ट स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूंगा तो कॉन्टैक्ट का पेज होगा। अब यहाँ पे एलिमेंट की जगह आप वो कंपोनेंट पास करेंगे जो आप होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का बनाएंगे। तो जल्दी से हम कंपोनेंट्स के अंदर आके एक बना लेते हैं home.js, दूसरा बना लेते हैं about.js और तीसरा बना लेते हैं हम लोग क्लास कौन सा, contact.js। क्लास मैंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स बनाए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट का। ठीक है, मैं होम पर आया, RAFCE करा, बॉयलर प्लेट जनरेट कर दी। यहाँ पे सिंपल क्लास मैंने क्या लिखा, होम पेज। होम पेज मैंने एक डिफ पास करा और उसके अंदर मैंने क्लास एक h1 पास कर दिया होम पेज का। ठीक है, सिंपल इसको कॉपी करता हूँ, सेव करा, यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं, सॉरी कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। अबाउट में अब क्या चीज आएगी क्लास, अबाउट, कॉपी करेंगे कंपोनेंट को, हेडिंग बनाएंगे और CSS को एक्सपोर्ट कर देंगे। सिंपल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पूरा कंपोनेंट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट और यहाँ पे कर देते हैं कॉन्टैक्ट। कॉपी करें, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, तो क्लास मैंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स बना लिए, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, अच्छा अब 3 पेजेस बन गए। अब मुझे इन तीनों कंपोनेंट को यहाँ इस एलिमेंट के अंदर कॉल करना है कि जब लोकल होस्ट स्लैश दूं तो ये वाला कंपोनेंट कॉल हो जाए, जब लोकल होस्ट स्लैश अबाउट दूं तो ये वाला कंपोनेंट कॉल हो जाए, जब लोकल होस्ट स्लैश कॉन्टैक्ट दूं तो ये वाला कंपोनेंट कॉल हो जाए। अब कंपोनेंट कॉल करने के लिए आप एलिमेंट तो बनाएंगे लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू पास करेंगे एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट आप पास कर दें होम और इसका कंपोनेंट आपने यहाँ पे पास कर दिया। सिंपल यही चीज आप करेंगे अबाउट पे और सिंपल यहां पे करेंगे आप किस पे, कॉन्टैक्ट। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई कि अगर लोकल होस्ट स्लैश करोगे तो इस कंपोनेंट में चले आना, लोकल होस्ट स्लैश अबाउट पे क्लिक करोगे तो इस पे चले आना, लोकल होस्ट स्लैश कॉन्टैक्ट करोगे तो इस पेज पे चले। और सिर्फ आप कंट्रोलर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी चूंकि करंट वर्जन पे काम कर रहे हैं तो आप कंट्रोलर के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाएंगे ना तो आपको ये इसके वर्जन्स भी दिखा देगा। अगर मैं रिएक्ट राउटर.डॉम पे जाता हूँ तो देखें ये वर्जन 5 है, फिर ये कोई नया वर्जन आया, अभी 6.4 करंट वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो पुराने वर्जन्स पे कंट्रोलर यूज होते थे और आप यूज करेंगे तो बेशक होंगे, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है क्लास। अच्छा, उसके बाद हम लोग करते ये हैं, अब ये router.js तो बना लिया, अब app.js में इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा क्योंकि मेन तो हमारा app.js है। तो यहाँ पे मैंने यूज करा सिर्फ और सिर्फ राउटर, एंटर करा। अच्छा सॉरी, राउटर मुझे क्लास, अब इसने मुझे एक एरर दिया है, एरर पढ़ेंगे।
अबाउट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर एरर दिया है, router.js में। अगर हम चलें अपने router.js में, अबाउट में मैंने क्लिक करा, देखें क्लास अबाउट इंपोर्ट नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट तो कॉल कर लिया लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा, तो इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करके चेक करते हैं। जी क्लास, लोकल होस्ट 3000 लिखूं या लोकल होस्ट 3000 / पहला पाथ जो क्लास हम लोगों ने दिया था क्या था, पाथ स्लैश दोगे लोकल होस्ट के बाद तो कहां पे जाएगा, होम पेज पे जाएगा। होम पेज पे हमने हेडिंग पास करी है, तो लोकल होस्ट 3000 लिखो या लोकल होस्ट 3000 / लिखो, बात एक ही है। उसके बाद लोकल होस्ट 3000 / मैं जाता हूं अबाउट के पेज पे, एंटर करा, अबाउट के पेज में पहुंच गया। लोकल होस्ट 3000 / अबाउट, मैंने यही चीज तो यहाँ पे क्लास पास करी है कि अगर पाथ हो लोकल होस्ट / अबाउट तो उसको इस कंपोनेंट पे ले जाओ। और सिंपल यहाँ पे अगर मैं करता हूं कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा। तो क्लास सिंपल देखें, हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा। आप लोग अगर गौर करें, अगर मैं जाता हूं अबाउट पे, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। ठीक है, तो सिंपल ये एक बेसिक सी चीज थी रिएक्ट राउटर डॉम को एग्जीक्यूट करने की। क्लास थोड़ी कस्टम सीएसएस देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे रिएक्ट ऐप में अब मैं जाता हूं अपने होम पेज पे। ठीक है, यहां पर अब इस होम पेज को थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। यहां पर आते हैं अपने होम पेज पे। अच्छा क्लास, यहाँ पे आप इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मुझे इस H1 को सेंटर में लेके आना है, तो H1 पे मैंने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करा और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लास मैंने पास करा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, सेव करेंगे तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं मैं इनलाइन स्टाइल यूज ना करूं, एक्सटर्नल यूज करूं, तो आप सिंपल क्लास करेंगे ये कि जिस एलिमेंट पे आपको स्टाइल देना है अब वहां पे क्लास नेम नाम का एक एट्रीब्यूट देना है। मैंने यहाँ पे दिया क्लास नेम हेडिंग। ठीक है, अब यहां पर क्लास मुझे उस CSS फाइल का पाथ देना है लाजमी। मैं करूंगा इंपोर्ट, अभी हमारे पास CSS फाइल है app.css। ठीक है, ./app.css। ठीक है, सेव करेंगे, app.css में आएंगे। मैंने यहाँ पे डॉट हेडिंग के नाम से उस एलिमेंट को गेट करा और सिंपल क्लास मैंने करा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी देखें वापस अपनी जगह पे आ गया, लेकिन जब मैंने इसको सेव करा तो ये भी मेरे पास सेंटर में आ गया। अब सिंपल इसके ऊपर आप जो नॉर्मल CSS कस्टम CSS अप्लाई करते थे वो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बैकग्राउंड कलर आ जाएगा आपके पास, आप इसकी विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हैं 500 पिक्सल। अच्छा, उसके बाद फिर आप मार्जिन से इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, मार्जिन ऑटो करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आप बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, उसके अलावा आप इसको थोड़ी पैडिंग भी दे सकते हैं, 5 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी आपके पास। तो आप ये कस्टम CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अच्छा क्लास ये वाली बात सबको समझ में है जो मैंने अभी बताई है? कोई सवाल यहाँ तक तो पूछ लें। टेलविंड CSS की क्लासेस होती हैं, मटेरियल UI की भी क्लासेस हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं card.jsx में, ये देखें, ये गिटार बॉटम क्या चीज़ है, ये इसका अपना बना हुआ कीवर्ड है, अपनी बनी हुई इसकी क्लास है। वेरिएंट नाम की क्लास है, इसकी H5 है। तो देखें, टेलमेंट आपके पास CSS यूटिलिटी है। टेलमेंट ना ही आपके पास फ्रेमवर्क है और ना ही लाइब्रेरी है, वो CSS यूटिलिटी है। मटेरियल UI आपके पास रिएक्ट का एक कंपोनेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है, क्लासेस इसकी हैं, लेकिन टेलमेंट जो आपको क्लासेस देता है वो कस्टम CSS जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके बिहाफ पे वो आपको देता है। ठीक है, तो दोनों की वर्किंग में, दोनों के काम में थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों चीजें यूज। रिएक्ट के साथ आप मटेरियल UI यूज कर सकते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी डेवलपर्स इसी चीज को प्रेफर करते हैं, बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्ट के साथ सिर्फ मटेरियल UI यूज होती है, टेलमेंट यूज नहीं हो सकती। टेलमेंट भी होती है, कुछ लोग तो बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको टेलमेंट कनेक्ट करनी, मटेरियल UI कनेक्ट करनी आ गई, तो आप कोई भी चीज़ कॉपी करेंगे, उसका कोड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब
मैं आता हूं किस पे, बूटस्ट्रैप। आप बूटस्ट्रैप को भी रिएक्ट के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे? अब मैंने बूटस्ट्रैप लिखा क्लास, नॉर्मली आप लोग ये वाली बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, लेकिन हम लोग रिएक्ट के साथ ये वाली बूटस्ट्रैप यूज नहीं करते। हम नॉर्मल बूटस्ट्रैप यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये नॉर्मल आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं करेंगे, आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। आप लिखेंगे गूगल पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, आपके पास ये बूटस्ट्रैप रिएक्ट पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप करेंगे, अब आप यूज करना चाह रहे हैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है ये सीएसएस का। अब आप मटेरियल यूआई यूज नहीं करना चाह रहे, आप टेलमेंट यूज नहीं करना चाह रहे, आप बूटस्ट्रैप यूज करना चाह रहे हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आपको सिंपल गेट स्टार्टेड पे आना है और सिर्फ ये वाली कमांड चलानी। क्लास कौन सी है? npm install react bootstrap bootstrap। सिंपल ये वाली कमांड चलाएंगे। चलें इसको कर लेते हैं। अपना सर्वर में बंद करता हूँ। npm install react bootstrap bootstrap। अच्छा क्लास, यहाँ पे मैं दो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बूटस्ट्रैप है और एक रिएक्ट की बूटस्ट्रैप है। ठीक है, तो आपको सिंपल npm install बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप करना है। जब उसके बाद ये वाली डिपेंडेंसी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, तो सिंपल क्या करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये जो आपके पास इंपोर्ट लिंक है, ये देखें आपको कमेंट सेक्शन में बता भी रहे हैं कि ये जो इंपोर्ट लिंक है ये आप index.js या फिर app.js की फाइल में लगा सकते हैं। तो सिंपल जब आपके पास वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए, आप ये सिर्फ कोड कॉपी करें और app.js में आके टॉप पे इसको यूज करते हैं। तो अब आपकी बूटस्ट्रैप भी कनेक्ट हो जाएगी। अब आप बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स जो भी नेव बार है वो चीज भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं लेआउट कंपोनेंट्स पे आऊं तो आप अलर्ट, कार्ड्स, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनलाइन स्टाइल नहीं दे सकते, मतलब बहुत मुश्किल से आपको मतलब जुगाड़ लगानी पड़ेगी। लेकिन इसमें मटेरियल यूआई में एक मसला ये है कि आप कस्टम सीएसएस नहीं अप्लाई कर सकते इसके अंदर। मतलब कर सकते हैं लेकिन वो स्टाइलिंग को ओवर ऐड करेगा। ठीक है, तो काफी डेवलपर्स अगर हमें कस्टम सीएसएस अप्लाई करनी है तो फिर वो इस चीज को बंद कर देते हैं, मटेरियल यूआई को यूज करना। ठीक है, तो वो जाते हैं किस पे, टेलविंड या बूटस्ट्रैप पे जाते हैं। तो कस्टम सीएसएस आप मटेरियल यूआई में दे सकते हैं, लेकिन बहुत जुगाड़ लगानी पड़ेगी, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा क्लास, उसके बाद ये हमारे पास सिंपल एक मटेरियल यूआई हो गया, रिएक्ट राउटर हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है। अगर मैं router.js में जाऊं, करना ये है कि यहाँ पे मैंने 3 पाथ बनाए, एक होम का पाथ है, एक अबाउट का है और एक कॉन्टेक्ट का है। ठीक है, मैं अबाउट पे जाऊं, अबाउट पे जा सकता हूं, कोई इशू नहीं है, मैं अबाउट पे चले भी जाऊंगा। ठीक है, अच्छा अभी क्यों, अच्छा मैंने सर्वर बंद कर दिया। ठीक है, सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, npm start। ठीक है, ठीक है, तो क्लास हो ये रहा है कि मैं यूआरएल चेंज कर रहा हूँ और पेज पे राउट हो रहा हूँ। अब मुझे क्लास करना ही है कि लिंक्स के ऊपर मैं क्लिक करूँ और मतलब मेरे पास एक लिस्ट आए, एलआई आए, और उस एलआई पे मैं क्लिक करूँ, होम पे क्लिक करूँ तो होम पे चले आऊँ, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे चले आऊँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट के पेज पे चले आऊँ। ठीक है, अच्छा अब ये काम करेंगे कैसे, app.js में आता हूँ, यहाँ पर मैंने एक यूएल बनाया, यूएल के अंदर मैंने एलआई बनाया। ठीक है, कॉपी कर लेते, 3 एलआई बनाते हैं क्योंकि मेरे पास 3 पेजेस हैं, एक होम, अबाउट और तीसरा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अभी अगर मैं होम पेज पे जाऊँ वापस, तो मेरे पास, तो क्लास मेरे पास यहाँ पे अभी 3 एलआई शो हो रहे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब सिंपल देखा जाए तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इन एलआई को लिंक बनाऊं, होम पे क्लिक करूं, होम के पेज पे आ जाऊं, अबाउट के पेज पे क्लिक करूं, अबाउट के पेज में आ जाऊं, कॉन्टैक्ट के पेज पे क्लिक करूं तो कॉन्टैक्ट के पेज में आ जाऊं। ठीक है, अच्छा क्लास, अगर नॉर्मली हम लोग HTML से ही काम करें तो थ्रू एंकर टैग हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम से हम लोगों ने 3 चीजें देखी थी क्लास। अगर मैं router.js पे आऊँ, रिएक्ट राउटर डॉम एक लाइब्रेरी है, उससे हमने 3 चीजें उठाई हैं, एक ब्राउजर राउटर है, एक राउट्स है और एक राउट है। अब हम एक और चीज रिएक्ट राउटर डॉम से लेंगे और वो है क्लास हमारे पास लिस्ट। होम को मैंने कॉपी करा, एलआई के अंदर आया, मैंने यहाँ पे लिंक करा रिएक्ट राउटर डॉम से, आप देख सकते हैं
import link from react router dom। मैं यहाँ पे क्लास एंकर टैग यूज नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे लिंक इंपोर्ट कराना है रिएक्ट router डॉम से। अब यहाँ पे मैं होम कर देता हूँ, ठीक है। सेम यही काम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ अबाउट और इसको कर देता हूँ क्लास क्या, कॉन्टैक्ट। तो क्लास आप लोग अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूँ क्लास, यहाँ पे हमारे पास एल शो होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि जाहिर सी बात है अगर मैं एंकर टैग यूज करता हूँ, एंकर टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है href का। क्या करता है क्लास को href करता है ये है कि लिंक के क्लिक के ऊपर मुझे जिस पेज पे जाना है वो जाने का काम करता है हमारा href, ठीक है। अगर मुझे ये काम करवाना है लिंक के थ्रू तो मैं करता हूं यहाँ पे टू का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। टू का एट्रीब्यूट मैं पास करता हूँ लिंक एलिमेंट के अंदर, ठीक है। सेम यहाँ पे और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो पाथ दे दूंगा जो पाथ मैंने यहाँ पे राउट्स में पास करा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो पाथ दे दिया, अबाउट के लिंक पे क्लिक हो तो अबाउट के पेज में चले आओ, कॉन्टैक्ट का पेज हो तो कॉन्टैक्ट के पेज में चले आओ। क्लास ये वाली बात सबको क्लियर हुई? अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और होम पे यहाँ पे नीचे इसको चेक करते हैं, लिंक इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। लिंक को डिफाइन कर देते हैं। मैंने करा होम पे क्लिक, होम के पेज में खड़ा हूँ, ठीक है। मैं करूंगा अबाउट के पेज में, अबाउट के पेज में चले गया। वापस आता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे मैंने क्लिक करा, कॉन्टैक्ट के पेज में चले गया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यूआरएल चेंज कर रहे थे। अगर मैं इसको कर दूं अबाउट तो अबाउट के पेज में चले आऊंगा, लेकिन मैं थ्रू लिंक ये काम कर सकता हूँ। होम पे मैं खड़ा हूँ, देखें अबाउट के पेज में मैं जा रहा हूँ, पेज मेरा रिफ्रेश नहीं होगा, देखें पेज मेरा रिफ्रेश नहीं हो रहा था। कॉन्टैक्ट के पेज में गया, कॉन्टैक्ट का पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ। सेम यही काम OLX पे भी तो हो रहा है। अगर मैं OLX पे जाऊं, देखिए बैक कर रहा हूं तो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। मैं एक और बैक कर रहा हूं, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। मैं किसी कार्ड पे भी चले जाऊं, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। तो सिंपल आप ये काम रिएक्ट राउटर डॉम से कर सकते हैं। तो थ्रू लिंक आप एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं थ्रू लिंक रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आप एंकर टैग यूज नहीं कर सकते, आप रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करेंगे लिंक को और इस लिंक के अंदर एक एट्रीब्यूट देंगे टू नाम का, और वही पाथ आप लिखेंगे जो पाथ आपने राउटर में यहाँ पे पास करा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब आप देखें अबाउट पे मैं गया, अबाउट के पेज में आ गया और आप यूआरएल देखें लोकल हो 3000/about और वही पाथ मेरा यहाँ पर सेट है। तो क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई? कोई सवाल यहाँ तक, कोई चीज इसका, चाहे वो बूटस्ट्रैप हो, टेलविंड CSS हो, मटेरियल यूआई हो, चाकरा यूआई हो, सब आपके पास रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा क्लास, मैंने आपको जैसे ही मटेरियल यूआई के स्टार्टिंग में बताया कि गूगल भी मटेरियल यूआई को यूज करता है। सर को एग्जांपल दिखा दें। अब मिसाल के तौर पे मैं आता हूं टेक्स्ट फील्ड पे, मैंने यहाँ पे क्लास एक और टेक्स्ट फील्ड पे मैं आता हूं, यहाँ पे मैंने क्लिक करा gmail.com, ठीक है। अच्छा अभी दूसरा ब्राउजर ओपन करते हैं। क्लास यहाँ पे मैंने gmail.com लिखा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल मटेरियल यूआई यूज करता है, ठीक है। अच्छा क्लास, जब आप साइन इन करें, नॉर्मली जब आप अपना गूगल लॉगिन करते हैं तो आप ये देख रहे हैं इनपुट, ये इनपुट पे ईमेल और फोन, ये क्या है, ये आपके पास प्लेस होल्डर है इनपुट का। मैंने क्लिक करा, ये प्लेस होल्डर ऊपर चला गया, आप देख रहे हैं ये फंक्शनैलिटी, क्लिक करा ऊपर चला गया। तो ये इनपुट जो है ये मटेरियल यूआई का इनपुट है। अब मैं मटेरियल यूआई पे आ जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड मैंने सर्च करा, ये देखें यहाँ पे ईमेल और फोन लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें
ये वही टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल और फोन, यहाँ पे आउटलाइन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ये भी ऊपर चला गया। देखा जाए तो ये भी हमारे पास प्लेस होल्डर है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ये ऊपर चला गया। तो गूगल ने अपने साइन इन और साइन अप के पेज में जो इनपुट यूज करा है वो मटेरियल यूआई का यूज करा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है ये। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही टू डू ऐप को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा क्लास, आप लोग खुद से भी, अगर मिसाल के तौर पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया यूज स्टेट के हुक्स का, अगर आप लोग यूट्यूब पे भी देखें तो आपको एक से एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा टू डू ऐप का। तो अगर मैं मतलब आज भी अगर हमारी टू डू ऐप नहीं हो सकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी, तो आप यूट्यूब से भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा आइडिया तो ले सकते हैं ना कि टू डू ऐप मतलब रिएक्ट के थ्रू कैसे बनेगी। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो देख लिया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने टू डू ऐप देख ली, अब हम रिएक्ट के थोड़ा सा मतलब थोड़ा सेल्फ लर्निंग भी खुद से करें। अब रिएक्ट राउटर डॉम मैंने स्टार्ट करा और थोड़ा सा मैंने, ठीक है, अब और डिटेल में जाने रिएक्ट राउटर डॉम के और क्या क्या फायदे हैं, क्यों यूज करते हैं, तो वो आप यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, कोई कोई मतलब कोई आर्टिकल भी फॉलो कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप सिर्फ अब माशाल्लाह क्योंकि आप लोग बहुत करंट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अब आप एक चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते, मतलब आप क्लास के भरोसे पे नहीं बैठ सकते, मतलब क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वही मतलब रियल वर्ल्ड में यूज हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है रिएक्ट हमारे पास एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सारी चीज़ों को हम कवर नहीं कर सकते, कवर करने बैठे तो हमारा कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो एक्सीड हो जाएगा। तो ये है कि कुछ चीज़ें आप लोग करें और कुछ चीज़ें हम करवाएंगे, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप हमसे पूछे, हम बैठे हैं बताने के लिए, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा, लिंक के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं अबाउट के पेज में आया, मैं अबाउट के पेज में आ गया, अब मुझे यहाँ से होम के पेज में जाना है, मैं कैसे जाऊँगा? तो सिंपल करते हैं ये हैं कि जो लिंक्स बनाए यूएल के, इनको करते हैं यहाँ से कॉपी, अबाउट के अंदर आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए और कॉन्टैक्ट के अंदर आके पेस्ट कर दी। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ क्लास? ताकि मैं लिंक के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज में जाऊं और वापस अपने पेज में आ सकूं, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट के पेज में मुझे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। होम और अबाउट का मेरे पास लिंक काफी है, ठीक है। यहां पर आया अबाउट पे, मुझे अबाउट के लिंक की जरूरत नहीं है, इसको सेव करेंगे फाइल को और इस फाइल को सेव करेंगे। चेक करते हैं क्लास, वापस आया मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिंक को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ और अबाउट के पेज में आके इस लिंक को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेव करके चेक करते हैं। क्लास में होम पेज पे खड़ा हूँ, अब मुझे होम पेज से जाना है कॉन्टैक्ट के पेज में, तो थ्रू लिंक मैंने क्लिक करा, मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे आ गया। अब मुझे वापस जाना है अबाउट के पेज में, तो मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट के पेज में आ गया। होम पे क्लिक करा, होम के पेज में आ गया। तो हम डिफरेंट पेजेस में जा सकते हैं थ्रू लिंक। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा क्लास, आप लोग खुद से भी ना थोड़ी सेल्फ लर्निंग करें। आप लोग माशाल्लाह क्योंकि अभी करंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, राउटर डॉम पढ़ा दिया, अब थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है और जाने रिएक्ट राउटर डॉम क्या होता है। आप यूट्यूब में वीडियोस देखें, एक से एक ट्यूटोरियल को फॉलो करें आप, तो आपको होगा क्या कि आप खुद से भी सेल्फ लर्निंग करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है।